रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठा है मुसाफिर तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत में। आप सभी लोगों के बीच हम डेली ला रहे हैं प्लास्टिक सेट से लेकर प्री बोर्ड के पेपर्स जितना भी हो रहा है 10वीं का, 9वीं का, 12वीं का। तो आप लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों का जो है एक भी नंबर ना छूटे और जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। आज जो मैं लेकर आया हूँ वो है प्री बोर्ड के लिए जो है विशेष संस्कृत का जो है पेपर लेकर आया हूँ क्लास 10वीं के लिए। देखिए, जो ये संकेत जो कोड रहा है वो 888 रहा है। इसमें जो विषय कोड रहा है वो 923 है और बात करते हैं इसमें पूर्णांक की, तो ये जो पूर्णांक है 70 नंबर का है। समय जो मिला है वो 3 घंटे 15 मिनट का मिला है। कुछ नोट्स में पढ़ लेते हैं चीज़ें। प्रारंभ के 15 मिनट जो है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। उसके बाद से ये कह रहा है कि निर्देश में पहला कह रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड अ और खंड ब में विभक्त है। तीसरा कह रहा है खंड में 1 से 20 तक के जो है प्रश्न बहुविकल्पीय रहेंगे, वो मार्क पे उत्तर आपको भरना होगा। काले नीले पेन से क्या करना होगा, गोले को कलर करना होगा। चौथा जो कह रहा है कि खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रश्न उत्तर ओमार उत्तर पुस्तिका पर ही उत्तर दे। ओमार पत्रिका पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटे तथा आपका कह रहा है कि व्हाइटनर का प्रयोग ना करें और ना ही इरेज़र का उपयोग करें। 5वां जो कह रहा है आप सभी लोगों का कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने निर्धारित किए गए हैं। 6वां जो है खंड ब में 50 अंक वर्णनात्मक प्रश्न है। यानी 7वां जो कह रहा है खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही दे, प्रत्येक उपभाग नए पृष्ठ से प्रारंभ किए जाए। 8वां कह रहा है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उसे पर समय नष्ट मत कीजिए। आप लोगों को पूरा विधिवत से समझा दिया है। चलिए शुरू करते हैं। अपना खंड अ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए, कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 जो है कह रहा है हमारा कि 1 एवं 2 गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उत्तर का चयन करें। यानी गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और उत्तर देना है। कह रहा है कि संक्रह केरल प्रदेशे मलबार प्रांते प्रख्यात नद्यास्तेरे स्थिते सलक ग्रामे अष्ट कह रहा है कि संक्रह केरले प्रदेशे मलबार प्रांते प्रख्यात नद्यास्तरे स्थित सलक ग्रामे अष्टासी अत्यधिक सप्ततत्मे ईर्ष्यान्ते पढ़ ही नहीं क्या होता हमारा था। प्रश्न संख्या पहला कह रहा है कि 1 एवं 2 गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। गद्यांशों को ध्यान से पढ़ें और उत्तर का चयन करें। संक्रह केरल प्रदेशे मलबार प्रांते पुरुखयाय नद्यास्तरे स्थिते श्लाघ ग्रामे अष्टासी अध्यात्के सप्तशततमे ईस्वीयान्ते नबूंदर कुले जन्म लिए। तस्य पितु नोम शिवगुरुराशितं मातुश्च आर्यम्बा सस्यवादं षट्करः अलौकिक प्रतिभा संपन्नः आसीत्। अष्टवर्षदेशीयः सन्निपित परम माधवी आशय वेदे वेदांगे प्रवीणं वा। सॉरी, थोड़ा-सा संस्कृत नहीं पढ़ने आ रहा है, तो जो भी गलती होगा उसे क्षमा करिएगा आप लोग। पहला जो जवाब पूछ रहे हैं आप लोगों से कि गद्यांश शीर्षक है, बताइए कौन-सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर पहले का बी सही है, यानी आदि शंकराचार्य। दूसरा जो कह रहा है कि शंकरः काशीं प्रदेशे जन्म लभे, यानी जो दूसरा का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी है, केरल प्रदेश है। तीसरा जो कह रहा है कि शंकस्य पितु नाम किम, तो तीसरा का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए। चौथा है रवींद्रनाथस्य जन्म कस्मिन् नगरे आसीत् अरे अभवत्, तो जो 4 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी। पांचवा जो कह रहा है कि श्री रघुवीर सिंह कस्य सेवकः आसीत्, तो जो 5 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर है सी। छठवा जो कह रहा है द्रोणाचार्य कस्मिन् गोत्रे उत्पन्नः बुभुव, तो जो 6 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी सही है, वत्स गोत्रे। सातवां है भूतानिकेस्य संभवम यंति, जो 7 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी नंबर सही है। आठवां जो कह रहा है वाणी कम सलम डगरोती, जो 8 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी। नौवा जो है आत्मस्वम सर्वम किम, तो जो 9 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए सुखम। 10वां जो है वृद्धवान किम लभते, तो 10 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी ज्ञानम। 11वां का है
यानी 11वां पूछ रहा है उपखंड ख। उपखंड ख में 11वां पूछ रहा है, इक प्रत्याहार के वर्ड बताइए। तो 11 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी, इ, उ, ऋ, लिरि, ए। 12 प का उच्चारण स्थान बताइए। तो 12 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए सही है, ओट्स। 13 दिगंबर का संधि विच्छेद कीजिए। 13 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए, दिक् धन अम्बर। 14 रामो गच्छति का संधि विच्छेद है। जो 14 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी है, रामस गच्छति। 15 पित गच्छत का तृतीय विभक्ति वचन का रूप है। जो 15 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, पितवा। 16 नदी में दशत तृतीय द्विवचन का रूप है। तो 16 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी सही है, नपा। 17 जो है पठेत किस लकार का रूप है। 17 का जो ऑप्शन सही है वो है बी, विधलिंग का। 18 है इतिहारी में समास है। 18 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी है, अव्ययी भाव। 19 कह रहा है कि पिवन में प्रत्यय है। तो 19 का ऑप्शन बी यानी सत्य। 20वां कह रहा है कि पश्यासि धातु रूप किस लकार का है। तो 20 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर है ए, लृट लकार का। खंड ब वर्णात्मक प्रश्न यानी उपखंड में ख, ब का उपखंड क देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का अनुवाद हिंदी में कीजिए। चलिए हम लोग पहले का हिंदी अनुवाद करते हैं। रघुवंश कालिदासा रघुवंशनम चित्रणम तथा करोति यथा भारतीय जन जीवनयते दर्शनाम। इसका हम लोग क्या करते हैं, संस्कृत का जो है हिंदी में अनुवाद करते हैं। देखिए हिंदी अनुवाद इसका, कालिदास रघुवंश महाकाव्य में रघुवंशियों का चित्रण इस प्रकार करते हैं जिससे भारतीय जनजीवन के उद्दता महान आदर्श का उचित रूप में दर्शन हो सके। रघुवंश काल में उत्पन्न हुए राजा प्रजा के कल्याण के लिए ही यही कर यानी टैक्स ग्रहण करते थे। वे राजा सीमित और सममित बोलने वाले होते थे तथा हमें सत्यनिष्ठ सत्य के प्रति समर्पित रहते थे। यश की इच्छा रखने वाले उसके के लिए अपने प्राणों का भी त्याग करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। वे राजा केवल संतान प्राप्त करने के लिए ही नहीं, गृहस्थ जीवन विवाहित जीवन व्यतीत करते थे। इस तरह से इसका आप सभी लोगों ने हिंदी अनुवाद देखा। अथवा मतलब देखिए, आप लोगों को कोई एक का जवाब देना है, तो जो आप लोगों को समझ में आए दोनों में से उसका आप लोग जवाब दे दीजिएगा। हम इसका जो है पहले का जवाब मतलब दे चुके हैं। चलिए ज़्यादा समय न लेते हैं, शुरू करते हैं दूसरे का। निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। ए नैतिक मूल्यानि को, ख विश्व कवि रविंद्र को और ग है आदि शंकराचार्य को। चलिए दूसरा का जवाब जानते हैं। दूसरा का क है नैतिक मूल्यानि पाठ का सारांश। यह पाठ हमें बताता है कि नैतिक मूल्य क्या है और वे क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, नैतिक की परिभाषा, जिस मार्ग पर चलकर मनुष्य का जीवन सुंदर और सफल बनता है उसे नीति कहते हैं। नैतिक आचरण से व्यक्ति, समाज, देश और पूरे विश्व का कल्याण होता है। नैतिक गुणों का विकास, नैतिक मूल्यों से व्यक्ति में त्याग, तपस्या, विनम्रता, सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता जैसे गुण विकसित होते हैं। इससे समाज में ईर्ष्या, द्वेष और कलह जैसे दोष दूर होते हैं। सम्मान और सहानुभूति, बड़ों का सम्मान करना, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना और सभी के महत्व देना नैतिक मूल्यों का हिस्सा है जो बच्चों के जीवन के नींव मजबूत करता है। चरित्र निर्माण, ईमानदारी, करुण, कड़ी मेहनत और कृतज्ञ जैसे नैतिक मूल्य छात्रों के चरित्र में संग्रह विकास में योगदान करते हैं और उन्हें जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। सामाजिक योगदान देखिए, शिक्षा में नैतिक मूल्यों के कारण जिम्मेदार नागरिक बनते हैं जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं और सामूहिक कल्याण सुनिश्चित करते हैं। संक्षेप में नैतिक मूल्य वे आदर्श और सन्निहित हैं जो मनुष्य को एक अच्छा इंसान बनाते हैं, उनके चरित्र का निर्माण करते हैं और समाज को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इस तरह से ये इसका जवाब रहा। शुरू करते हैं अब तीसरा। तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की हिंदी में व्याख्या करिए। यानी देखिए, एक का व्याख्या करना है। क कह रहा है कि सर्व परवंशम दुखम सर्वनात्मक वंशम सुखम इत देते समासेन लक्षणम सुख दुखायो। यानी इसका जो है जवाब दे रहे हैं हम। 3 का जो क का उत्तर है देखिए, कह रहा है कि सर्व परम वंश दुखम सर्वानात्मक वंशम सुखम। यानी कह रहा है कभी भी दूसरे के वश में होता है वह दुखदायक होता है। जो कुछ अपने वश में होता है वही सुखदायक होता है। यही आप लोगों का क्या होगा, जवाब होगा। अब शुरू करते हैं हम लोग चौथा प्रश्न को।
निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की हिंदी में व्याख्या कीजिए। यानी इसका है देखिए क, ख, ग इन तीनों में से किसी एक का व्याख्या करना है। 5वां कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। यानी इसमें भी आप लोगों का क और ख है। चलिए इन 4 और 5 का उत्तर हम लोग जानते हैं। 4 का क जो है, देखिए क का अर्थ तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं है। ये रहा अर्थ आपका। उसके बाद से इसकी व्याख्या देखिए, यह श्लोक भागवत गीता से है और कर्म योग का सार बताता है। इसका अर्थ है कि हमें फल की चिंता किए बिना पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्य करने चाहिए। फल ईश्वर या प्रकृति पर छोड़ देना चाहिए। यदि हम केवल फल की इच्छा से कर्म करेंगे तो परिणाम अच्छा न आने पर निराशा होगी। इसीलिए कर्म पर ध्यान न केंद्रित की करना ही सफलता का मार्ग है। 5वां का जो जवाब है, 5वां का भी क हम बता रहे हैं आपको कि अर्थ लिखना है संस्कृत में। देखिए, पृथ्वी नमिकायम जगति जलम अन्नम सुभास्ताम यानी शुभम वचनम इति यत्र एवं रत्नानि सन्ति मूर्खः जनः तु मृत्तिकाया खंडनम प्रसारणम रत्नानि इति मान्यते। यानी इसका जो देखिए संस्कृत में पृथ्वी पर जल, अन्न और अच्छे वचन की वास्तविक रत्न है, लेकिन बुद्धिहीन मनुष्य केवल पत्थर के टुकड़े को ही रत्न मानते हैं। इसका ये जवाब रहा है। 4 और 5 का क्या रहा है? उत्तर रहा है। जो ये 6वां है, कह रहा है किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखिए। यानी क है, क में आप लोग का देखिए 1 है, 2 है, 3 है। इन 3 में से किसी एक का क्या करना है? हिंदी में चरित्र चित्रण करना है। ख भी है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखना है। चलिए 6 का क और ख का उत्तर जानते हैं। 6वां का 3 में से हम लिखते हैं महात्मा गांधी का संस्मरण पाठ, यानी महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण करते हैं। यानी इसका उत्तर रहा कि महात्मा गांधी का चरित्र सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। वे अत्यंत सरल, विनम्र, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन के हर कार्य में सच्चाई का साथ दिया और अहिंसा के सिद्धांतों पर अटल रहे। वे समाज के शोषित और कमजोर वर्ग के अधिकारों के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। उनकी वेशभूषा, रहन सहन और विचार इतने सरल थे कि वे आम जनता के हृदय में बस गए। उनका व्यक्तित्व इतना महान था कि वे महान कहलाए। वे भारत की स्वतंत्रता के महानायक थे और उनका जीवन आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत है। देखिए, अब इसका जो हम ख की बात करते हैं, यानी 6वां की ख का कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर जो है संस्कृत में लिखना था। तो पहला जो प्रश्न था पूछ रहा है कि महात्मम कुत्र जन्मे लेहिम, यानी महात्मा का गांधी कहाँ पैदा हुए थे? तो उत्तर होगा महात्मा गांधी के संदर्भ में, यानी महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। संस्कृत में इसका जवाब इस तरह से देंगे कि महात्मा गांधी वयस्य जन्म गुजरात राज्यस्य पोरबंदर नगरे अभवत। इस तरह से जवाब रहा इसका। अब शुरू करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 7। 7वां का क कह रहा है विभक्ति पहचाने, यानी रेखांकित पदों में क्या करना है? विभक्ति पहचानना है। तो पहला है अहम राम पश्यामि, यानी राम जो है द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है। यहाँ पे जो लिखा था आपके यहाँ पे रेखांकित पद था, तो राम को जो है द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है। उसके बाद से दूसरा जो है कह रहा है कि वृक्षात पत्राणि पतन्ति, यानी जो है हम लोगों का वृक्षात में कौन-सा विभक्ति है? पंचमी विभक्ति अप्रदान कारक है। ठीक है? उसके बाद से जो है तीसरा कह रहा है कि बालक विद्यालय पठति, यानी विद्यालय में कौन-सा विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक है। 8वां सॉरी 6 नंबर इसमें पूछ रहा है कि प्रत्यय को पहचानना है। किसी एक में प्रत्यय को पहचानना है। तो पहला है श्रुत्वा, श्रुत्वा में क्या लगा है? त्वा प्रत्यय लगा है। दूसरा है गंतुम, गंतुम में तुम प्रत्यय लगा है। तीसरा है अपठनीय, अपठनीय में तव्या प्रत्यय लगा है। और चौथा है अजा, अजा में टाप, यानी अजा मतलब होता है बकरी, यानी टाप प्रत्यय लगा है। 8वां जो प्रश्न कह रहा है कि वाच्य परिवर्तन, किसी एक का क्या करना है कि वाच्य परिवर्तन करना है। क सीता पत्र लिखती है, इसमें जो है कित्रवाच्य करना है आप लोगों को। तो कैसे परिवर्तन करेंगे? देखिए सीताया पत्रम लिख्यते, यानी कर्मवाच्य। ख है कि माया गम्यते, यानी कर्मवाच्य और भाववाच्य है। तो अहम गच्छामि। ग है बालक गीता पठति, यानी कर्तवाच्य है। बालकेन गीता पठ्यते कर्मवाच्य। 9वां जो है कह रहा है कि संस्कृत में अनुवाद, किन्हीं 3 प्रश्नों को संस्कृत में अनुवाद करना है। देखिए पहला
क्या वह पढ़ता है? किम सः पठति। दूसरा, वे सब घर जाते हैं। ते सर्वे गृहं गच्छन्ति। तीसरा है भूखे को भोजन दो, यानी क्षुधिता अन्नं ददातु। ठीक है, ये 3 रहा, बाकी आप लोग 4 पढ़ सकते हैं, 5 भी लिख दिए हैं। 10वां कह रहा है कि किसी एक पर निबंध लिखना है। निबंध लिखने के लिए आप लोग चाहे तो बनाकर निबंध लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आप सभी लोगों के बीच संस्कृत का पूरा जो है पेपर को सॉल्व कराया।